तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ठीक है। ये सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं, बट आगे आपको जो है वो सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। क्यों? ये बिल्कुल जो सीढ़ियाँ है ना हमारी, ये अब की हमारी मेहनत है। हमें ये लग रहा है हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये एफर्ट क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे ना, जैसे जैसे इन सीढ़ियों में आप ऊपर जाओगे ना, तो आपको जो है ना ये जो अंधेरा है आपका, ये जो आपका अंधेरा है ना, ये धीरे 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 गायब हो जाएगा और आप एक ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे कि जहां से आपको अपनी लाइफ जो है वो बहुत ईजी दिखने लगेगी। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो हर बच्चा है वो सिर्फ इस अंधेरे को, एक पल के अंधेरे को देख के ये मत सोचे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करते हो ना बच्चों, तो ये विंडो खुलेगी और आपकी जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया होने वाली है। तो इसलिए सब बच्चे यहाँ मैंने क्या लिखा है, यस आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो यस वी आर रेडी। हम मिलके जो है वो अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव करेंगे, अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे। तो इसी जोश के साथ वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बहुत से बच्चे इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 12th के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक ही वीडियो में जो है वो अब हमारे साथ जल्दी जल्दी से रिवाइज करो, या सारे फॉर्मूलाज जो है वो हमें एक ही वीडियो में चाहिए। तो ये वीडियो जो है ये आप सब बच्चों को डेडिकेटेड है। और इसलिए अगर आपने नोट किया हो, रिसेंटली मेरी जितने भी लाइव्स हो रहे हैं या जितनी मेरी वीडियोस आ रही हैं, मैं सब वीडियोस में जो है एक मोटिवेशन के साथ कुछ लाइन्स आपको दे देता हूँ, या उस मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ताकि बच्चे आपके अंदर मोटिवेशन की आग जो है वो लगी रहे। क्योंकि अब हमारा टाइम ये आ गया है कि हमें जो है वो किसी भी तरह से डीमोटिवेटेड नहीं होना, और एक अच्छे और एक पॉजिटिव मन से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन। देखो 4 या 5 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। तो रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये आपको पता है। अब टाइप्स में क्या है? एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन। जो रिलेशन खाली है उसको एम्प्टी बोलते हैं। अब जो रिलेशन जो है वो A क्रॉस B के इक्वल आ जाए उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए का ए के साथ, सिमेट्रिक का है, ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है? ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का भी अगर सी के साथ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है जी। अब देखो यहां पर कुछ काम की बातें। देखो आपको ये याद रखना, नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं? 2 की पावर जितने ए में एलिमेंट है 2 इंटू जितने बी में एलिमेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड। इसमें क्या होता है? ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव की तरह होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, बट कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। प्लीज इस बात को ध्यान रखोगे, ये आपको पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये भी मैंने आपको एक एमसीक्यू दी है, क्योंकि इसमें डबलेट होते हैं। वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है। अब देखो, मान लो एक रिलेशन है, मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3। ठीक है। अगर उस रिलेशन सेट में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, तो फिर तो वो रिलेशन क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया। सेम वे से अगर उसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर उसमें 2 3 है तो उसमें 3 2 भी होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक भी बन जाएगा। ठीक है। डबलेट हमेशा सिमेट्रिक होता ही है। अब कई बार क्या होता है, अब इसमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। एक रिलेशन है, आप इसको चाहे गूगल कर लेना। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसे ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? देखो, ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें 2 पेयर मिलने चाहिए। 1 का 6 के साथ है, बट यहां पर हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिल रहा जहां पर ये 6 हो। तो मतलब कि या ना 1 6 किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा, 2 7 किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो इट इज ट्रांजिटिव। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत से बच्चे, एक रिलेशन लिख रहा हूं, बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन होती है उनको। जैसे यहाँ पर 2 1 है, ठीक है, मैंने लिख रखा सब कुछ पहले से ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। मान लो एक रिलेशन है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1 1 का इसके साथ चेक कर लिया, 2 1 का इसके साथ चेक कर लिया, 2 1 का इसके साथ चेक कर लिया, वो ट्रांजिटिव बनेगा। बट आप बच्चे कई बार क्या करते हैं, 1 2 का 2 1 से चेक कर लिया,
ठीक है, और हमें मिला क्या 1 1। बट बहुत से ये मिस करते हैं 1 2 को 2 3 के साथ भी चेक करना और हमें मिलेगा 1 3, जो कि हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे कि हमें हर एक पेयर चेक करना है और इसमें से आपको आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट जिसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज। जैसे यहां पर x है, ठीक है, यहां पर y है, ठीक है। अब जितने भी यहां पर एलिमेंट है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। ये बहुत ध्यान से समझना है। कई बार इसका रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ जाता, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। रिसेंटली मैंने कुछ मॉक सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा कुछ जो क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने देखे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजेक्टिव या 1 1, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स की डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट जो है वो इमेज होनी चाहिए, और वाई में कोई भी, यहां पर राइट साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आप मेरे से पढ़े हो, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी, उसको 1 1 ऑन टू बोलते हैं, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो 1 1 को प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम मान लेते हैं कि इमेजेस क्या है, सेम है, तो उनकी अगर एलिमेंट्स भी सेम आ गए तो इट इज 1 1। अब कुछ क्वेश्चंस में, जैसे इवन ऑड वाले क्वेश्चंस में, या कुछ होता है जैसे 1 से छोटे के लिए, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी कई बार हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एलिमेंट्स सेम नहीं है और इमेजेस भी अगर सेम नहीं आए तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 1। ये दोनों केसेस का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ऑन टू में मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, अगर फंक्शन हमारा n to n है तो ये फंक्शन 1 1 है, आपको पता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में स्क्वायर की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। इसमें हम यही लिखेंगे ना, हम यही लिखेंगे, इसको इससे कट कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ऑन टू में क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी √y, और y अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, तो वो x के साथ 2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414, वो एक नेचुरल नंबर नहीं, तो इट इज नॉट ऑन टू। अब यही क्वेश्चन अगर रियल नंबर टू रियल नंबर के साथ आ जाए तो ये 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि x1 का स्क्वायर जब x2 के स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे तो ये कट नहीं कर सकते। ये गलत है बच्चे, क्योंकि इसके 2 आंसर हो सकते हैं, प्लस माइनस x2, इसलिए ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चे, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, 2 से 3 से 4 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। अब ट्रिग्नोमेट्री की आपको डोमेन पता होनी चाहिए, कैसे याद रखो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। देखो साइन कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, तो इसमें सभी रियल नंबर हम फिल कर सकते हैं और उसका आंसर यही आता है। सेम कॉस का भी -1 से 1 ही आता है। tan में क्या होता है, tan 90 के सारे ऑड मल्टीपल्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड होते हैं, उसके सभी आंसर आते हैं। कॉट में n पाई को छोड़ के सभी रियल नंबर्स। यहाँ पर सेम सीकेंड में, जैसे कॉस 90 क्या होता है 0, तो सीकेंड 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड। सेम मतलब कि कॉस साइन 0 कितना होता है 0 होता है ना, को सीकेंड 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो n पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको जस्ट उल्टा कर दो। अब इसको जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज होती है, ये बात का बहुत ध्यान रखोगे। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स। ध्यान से देखो, एक ही जैसे हैं। -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, इसमें π/2 से -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, यहां पर -π/2 से π/2 ओपन क्लोज ब्रैकेट -0। ये याद रखोगे। अब इसको कैसे याद रखोगे, 0 से π क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन 0 से π, और 0 से π क्लोज ब्रैकेट -π/2। बस ये आपको याद होना चाहिए, और ये आपके सारे फॉर्मूलास हैं, एक ही पेज पर मैंने लिखे हैं, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन, ये आपको सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, ये आपको डेरिवेटिव में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, इवन इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स √3 की वैल्यू मेरे को पता है, सीकेंड इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगी, x को sin थीटा पुट कर लो, सॉरी tan थीटा पुट कर लो, तो भी आपका क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको मतलब करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन इसी के आसपास आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। बहुत आसान है, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और एक मैं बोलता हूं वेक्टर अलजेब्रा या 3D ज्योमेट्री। मैट्रिसेस में क्या है, 3 to 4 मार्क्स का पेपर आपको आ सकता है, और तीनों चारों MCQ भी आ सकते हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें रोज होती हैं इस तरह से, और वर्टिकल इस तरह से क्या होती हैं कॉलम्स। इसको ऑर्डर रो RC को याद रखेंगे हम, पहले रो फिर कॉलम,
उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होती, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें रो और कॉलम्स क्या होते हैं बराबर, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें कॉलम कितनी होती है सिर्फ एक, रो जितनी मर्जी, रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें रो 1 होती है कॉलम जितनी मर्जी, जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स कितने होते हैं जीरो। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और अगर रिसेंटली पेपर देखना इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्केलर मैट्रिक्स कब होता है जब उसमें देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जब सारे ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो बाकी सारे जीरो। अब इसको इस बात से कंफ्यूज नहीं करना, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स की पहचान क्या होती है, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद कैसे रखोगे, A11 A22 A33 मतलब ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और अगर ये जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं सेम आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इनको हम क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है अगर सभी जगह पर क्या आ जाए 1 1 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्केलर मैट्रिक्स के क्वेश्चन आजकल पेपर में 1-2 बार मैंने देखे हैं, तो बहुत ध्यान से आप करके जाओगे। उन क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमारी 13 days 13 चैप्टर सीरीज देख सकते हो, या PYQ सीरीज, या MCQ सीरीज, या केस स्टडी सीरीज, कौन सी बोलूं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिस तरह से ठीक लगे आप देख सकते हो। इक्वालिटी, अगर 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन बहुत सिंपल है यार, पहले में पहला ऐड करो दूसरे में दूसरा, बहुत सिंपल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम सब्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा इजी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, इस 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 3 2 6, तो इस तरह से ये आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पेपर में क्वेश्चन आ ही सकता है, और अगर आपको प्रोडक्ट आती है तभी आप डिटर्मिनेंट कर पाओगे। इसमें क्या होता है, ऑर्डर सेम है तो फिर तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, बट ऑर्डर सेम नहीं है ये तब भी हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ है जो पास वाले हैं, जो पास वाले हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब एक जैसे होते हैं, जैसे होता है ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये पास वाले हैं ये सेम ही होने चाहिए, मतलब 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। अब नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है, नए ये वाला दूर वाला क्या है, इसका ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखो ये पास वाले सेम नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। अब नेक्स्ट देखो ट्रांसपोज में क्या है, हमें रो और कॉलम्स को इंटरचेंज ही करना होता है। अब ये सारे इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये सारे प्लीज़ याद रखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी यूज़ होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी यूज़ होगा। अब आगे आ जाओ जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, नहीं तो उसके माइनस के बराबर आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और यहाँ पर बच्चे मैंने काम की बातें सारी लिखी हैं, और इनमें से 3-4 MCQ आपके यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। वैसे बता दूं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मैं कर्ण अर्जुन बोलता हूं, उधर वेक्टर अलजेब्रा और 3D को भी कर्ण अर्जुन बोलता हूं, क्योंकि इनके जो MCQs भी होते हैं ना ये आपस में रिलेटेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो मैट्रिक्स में से भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा पार्ट उसका, और थोड़ा सा पार्ट उसका डिटर्मिनेंट में से भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ये बहुत कुछ काम की बातें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे रिजल्ट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट है जी डिटर्मिनेंट कितना है, 5 से 6 नंबर का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर रो से मैंने इसको एक्सपैंड किया हुआ, यहाँ पर 1 को छोड़ा, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर -2 इनको मल्टीप्लाई किया, मतलब इस तरह से हम डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिटर्मिनेंट में है वो है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ नहीं है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 1 करके इसका डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पर आई थिंक 1/2 आएगा ना, यहाँ 1/2 आएगा, मैंने मिस किया यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर जो है इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही आ सकता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पर 8 का माइनर निकाला है, क्या किया मैंने, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, बाकी लिख दिया और उसका डिटर्मिनेंट कर दिया, तो ये आपका माइनर है। और अगर सेम यहाँ पर देखो कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर में क्या होता है, ये कौन सा एलिमेंट है, 3rd रो 2nd कॉलम, तो -1⁵ तो आगे नेगेटिव आएगा, तो इसका +6 कोफैक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एडजॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कोफैक्टर सभी फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेने, तो हमें एक एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हो,
नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, और ये जीरो होना चाहिए क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से 100% है कि आएगा ही आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट, देखो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर ए लिखा मैंने ना, यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स। मतलब देखो ऑब्वियसली बात, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। प्लीज़ इसको करके जाना, इसका 100% क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर मैंने सारे आपके डिटर्मिनेंट के जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैंने सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो एक ही पेज पे लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से मैं k को कॉमन निकालूंगा तो k की पावर जितना ऑर्डर होगा वो बाहर आएगी। a ट्रांसपोज और a का डिटरमिनेंट सेम होगा। अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी की रो के कॉलम या उसी रो के या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट। अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी भी और रो के या कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके सम करके ऐड करें तो मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो सम कितना होगा, जीरो। ये इसका एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की पावर n का निकालूं या डिटर्मिनेंट ए निकाल के उसकी पावर n कर दूं, सेम है। तो प्लीज़ ये सभी रिजल्ट जो हैं आपको कोई ना कोई एमसीक्यू वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है जी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखा जाए तो हमारा कैलकुलस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देखो इसको मैं कैलकुलस का दिल बोलता हूँ। दिल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर है ना, तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाओगे। और अगर आपको डेरिवेटिव क्लियर है तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। और अगर आपको इंटीग्रेशन क्लियर है तभी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर कर पाओगे। और अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आते हैं फिर आप जो है जाके अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। अब देखो कंटिन्यूटी में क्या, फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होता है। ये अलजबरा है। अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है, उनका सम कंटिन्यूस है, उनका माइनस भी सम कंटिन्यूस है, उनकी मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस है, उनका डिवाइड भी क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, हम ऐसे निकालेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू नेगेटिव, मतलब पाई बाई टू नहीं है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। हम क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच का कंसेप्ट लगाएंगे, के यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस एच, नीचे भी कितना लिखेंगे इस तरह से पाई बाई टू माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, के कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, नीचे कितना आएगा पाई माइनस पाई है ना, माइनस पाई प्लस 2h, इस तरह से ये आपस में कट गया। अब यहाँ पर इसका आंसर कितना बनेगा 1, तो k बाई 2 आ गया। और ये किसके इक्वल होगा, 3 के, तो ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ से हम इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत सारे आ सकते हैं, प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट है जी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, ये उसका फॉर्मूला है, तो उसको फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। ये भी क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूस है, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट देखो ये अलजबरा, उसके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसको करने से पहले ये देखो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे इसका, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ क्या लिखोगे 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। 1 माइनस एच मतलब इसमें 1 माइनस एच फिल कर दो इस तरह से। यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एच, ये कट जाएगा, माइनस एच का मॉड प्लस एच, ये 0 बन गया, ये माइनस एच आ गया, ये कट गया तो -1 इसका आंसर आ गया। सेम वे से आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, वो कितना आएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच एफ ऑफ 1 प्लस एच एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच, ये कितना आएगा 1 प्लस एच माइनस 1 का मॉड, यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एच, ये कट गया जी।
h माइनस 0 अपॉन एच, ये कट गया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर -1 आया। तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ऑब्वियसली बात है ये फॉर्मूला की रिवीजन है, तो मैं जल्दी से आपको वैसे वैसे ही बता रहा हूँ। के को बाहर निकाल के डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता है एफ प्लस माइनस में है तो पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल कैसे याद रखेंगे, नीचे वाला एज इट इज पहले ऊपर वाले का, भगवान का डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस यू, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वी का स्क्वायर जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलास मैंने एक ही पेज पे लिखे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है, एन एक्स एन माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, साइन का कॉस, टैन का सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड एक्स टैन एक्स, और कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कोसीकेंड स्क्वायर, कोसीकेंड का माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स। और याद रखोगे कैसे, जितने भी सी वाले हैं सबके आगे क्या लगेगा, नेगेटिव। वैसे सेम सेम है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये सीकेंड स्क्वायर, ये माइनस कोसीकेंड स्क्वायर, इस तरह से याद रखोगे। सेम ये है साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और इसका माइनस के साथ, टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका माइनस के साथ, सीकेंड इनवर्स एक्स का 1 मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका माइनस के साथ। ठीक है, और मैं आपको याद होगा, आपको बताऊंगा कि जाके ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग है, ई एक्स का ई एक्स लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे अगर आपने मेरी बात सुनी होगी ध्यान से, तो मैंने ना आपको एक गोल्डन रूल दिया था, पावर फंक्शन थीटा हम हमेशा इसी फॉर्म में डेरिवेटिव करते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे मुझे साइन टैन स्क्वायर टैन रूट एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव करना है, तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का कर दो, पावर का कर दिया, 1/1 है। ठीक है, इसको मैं अंदर वाले को कुछ नहीं कर रहा, अब किसका करना, अंदर वाले का। अब साइन टैन एक्स का डेरिवेटिव नहीं बोलना, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, ये हमारा टैन वाला एंगल है। देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है, टैन, टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। मतलब अब देखो फिर से स्टार्ट कर दोबारा से, अब मुझे टैन को डेरिवेटिव करना है। देखो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एंगल का डेरिवेटिव करना है, यही है ना। अब फिर से रूल को दोबारा से स्टार्ट करो, पावर नहीं है, फंक्शन टैन, टैन एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंड स्क्वायर एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है, रूट एक्स। अब रूट एक्स को डेरिवेटिव करना आपको आता है, मतलब इस तरह से आप किसी भी तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हो। और डेरिवेटिव में अगर कैटेगरीज देखें तो ये है, इम्प्लीसिट फंक्शन मिक्स है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है यार, 2x, यहाँ पर x dy/dx और y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, इस तरह से हम कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉग की हेल्प से करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपको पेपर में आ ही सकता है 100%। पैरामीट्रिक फॉर्म आजकल काफ़ी आ रही हैं, इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जैसे 3 वेरिएबल हैं, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t। अब यहाँ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू log x, इसको कैसे करते हैं, u यहाँ पर इसको v मान लो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, u इज इक्वल टू साइन x है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, du/dx, साइन का डेरिवेटिव cos, इसको v इज इक्वल टू cos x है, v इज इक्वल टू log x है, dv/dx का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x। दोनों को डिवाइड कर देना, मेरे पास क्या आएगा, du/dv, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड और डेरिवेटिव कुछ नहीं है, बस जैसे इसका डेरिवेटिव के कुछ भी हमारे पास डेरिवेटिव है उसको 2 बार डेरिवेटिव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। पहले डेरिवेटिव करेंगे इसका, लॉग एंगल का डेरिवेटिव इस तरह से 1/एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ये हमारा एंगल है, अब एंगल को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें u + v इस तरह से करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर लॉग लेके करना पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए जी, ठीक है जी। और यहाँ पर डेरिवेटिव भी हमारा जो है वो खत्म है, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ गिने चुने से क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, और डेरिवेटिव आपको आता ही है। अब देखो नेक्स्ट है जी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा कैलकुलस के अंदर स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है। इसमें से आपको अराउंड 10 से लेके 13 नंबर का पेपर जो है वो आ सकता है, अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हो, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये मुश्किल लगता है, बट अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान से कर लो या स्मार्ट तरीके से कर लेते हो, आप ये सारे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हो। सबसे पहले है इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसमें है कुछ नहीं है, ए इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पर अगर बी के बढ़ने से ए भी बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव रेट बोलते हैं। अगर बी
अगर बी के बढ़ने से ए घट रहा है तो उसको हम नेगेटिव रेट बोलते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टिप है, कई बार आपको मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन आता है, कॉस्ट दी होती है तो डीसी बाई डी एक्स निकाल लो, मार्जिनल रेवेन्यू क्वेश्चन होता है डी आर बाई डी एक्स करके निकाल लो। अब ये आपका माइंड मैप है। अगर आप माइंड मैप को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर डायग्राम की नीड है डायग्राम बनाएंगे, आइडेंटिफाइड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, गिवन, फाइंड, फॉर्मूला और डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो डिक्रीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या डिक्रीज कर रहा है, राइट रेडियस, रेडियस जो है सिलेंडर की डिक्रीज कर रही है, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हाइट जो है अब डी एच बाई डी टी वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इसके आगे मैं प्लस मतलब कुछ नहीं लिखा। ठीक है, व्हाट इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है, देखो ये निकालना है मुझे, जो गिवन है उसको लिख लिया, जिसको फाइंड कर लिया उसको लिख लिया। अब जो फॉर्मूला सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, पाई बाय सिलेंडर है ना, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो डी वी बाई डी टी डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी प्लस एच एज इट इज, इसका 2r डी आर बाई डी टी। वैल्यू फिल कर दो, आपका आंसर आपके सामने है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव के लिए 0 या 0 से बड़ी है, अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव के लिए 0 से बड़ी है। कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव हमेशा हमारा क्या होता है 0। डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव के लिए 0 या 0 से कम है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए 0 से कम है, और जब फंक्शन पहले इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब ये इसका माइंड मैप है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके माइंड मैप में क्या है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसको 0 के इक्वल रखना है। देखो ऑलमोस्ट माइंड मैप जो है ये आपका मैक्सिमा मिनिमा के जैसा है। डेरिवेटिव करना है, 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है, उसको नंबर लाइन पे बना लेना है। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, चेक करनी है, अगर पॉजिटिव है तो वहां पर इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो वहां पर डिक्रीजिंग है। इस तरह कुछ विदाउट इंटरवल क्वेश्चन भी होते हैं जहां पर हमें प्रूव करना होता है कि ये फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीजिंग है, तो वहां पर हम उस तरह से एक्ट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब कि लिख के लो पेपर में, आपको आ ही सकता है। मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया और उसकी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद यही इसकी जो है मैंने क्या किया, नंबर लाइन बनाया -2 और 3। -2 के पीछे चेक किया डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, 3 के ऊपर भी पॉजिटिव आ रही है, इसके बीच में नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, इसके बीच में क्या हो गया डिक्रीजिंग। अब इसी एग्जाम्पल को हम मैक्सिमा मिनिमा से भी जोड़ दूंगा। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं जी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा क्या होता है, जहां पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वो वाला पॉइंट जहां पर फंक्शन हमें सबसे बड़ी वैल्यू देता है वो मैक्सिमम है, और एफसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। सेम जहां पर हमारा फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू देता है उसको हम मिनिमा बोलते हैं, और एफसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। अब एक फंक्शन के एक से ज्यादा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक फंक्शन के एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड हैं जी, 2, और हमें दोनों ही सीखने हैं, दोनों ही हमें आने चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड हैं, वो है जी आपका, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, यहां तक ये बिल्कुल जो है वो सेम है। हमें डेरिवेटिव करना है, 0 के इक्वल लिखना है, और यहाँ पर बस नंबर लाइन पे नहीं बनाना, यहाँ तक लगा दो, यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इसको हम नंबर लाइन पे बनाएंगे, उसके साइन चेक करेंगे। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है तो अब हमारी इसका वन शॉट देख सकते हो, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आने से मिनिमम कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो मिनिमम है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो मैक्सिमम है। अगर साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वही एग्जांपल चलेंगे, वही एग्जांपल पर चलेंगे, ये सेम एग्जांपल है। ये देखो जी, ये जी आपकी देखो क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, यही सेम हमने साइन चेक कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये मैक्सिमम है, और नेगेटिव से जब पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। सेम वे से ये क्या है, हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सिंगल डेरिवेटिव कर लिया, इसका फिर से डबल डेरिवेटिव किया, -2 पर नेगेटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमम है, 3 पर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम जी कर सकते हैं। आगे जी देखो, नेक्स्ट है ये की पॉइंट्स है, जो कुछ आप याद रख लेना कि मैंने सभी कुछ वही बताया हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं बच्चे, जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0, और वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। ये है जी आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन है ना, जो यही क्वेश्चन जो है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना क्या होगा, इसमें उन्होंने इंटरवल दिया होगा कि ये इंटरवल दिया होगा हमें -4 से लेके 8 तक, तो हमें -2 पर भी वैल्यू फिल कर लेनी है, यहाँ पर 3 भी फिल कर लेनी है, यहाँ पर -4 भी फिल कर लेना है, 8 भी फिल कर लेना है। जहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिम है, जहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, जहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिम है। इस तरह से ये काम करता है। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये माइंड मैप जो है ये बेसिकली आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए। अगर आप इस माइंड मैप को ध्यान से समझे हो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है जिसको मैक्सिमा या मिनिमा करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जी, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, लिंक। 3 चीज़ों पर ये क्वेश्चन खड़ा है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, एक वायर ऑफ लेंथ है, देखो यहाँ वायर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 34, ठीक है। अब उसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए, ठीक है, तो 2 पीसीज, एक का स्क्वायर बना लिया, एक का रेक्टेंगल बना लिया। अब मान लो इस हिस्से का मैंने रेक्टेंगल बना लिया, जो क्वेश्चन में गिवन है, इस हिस्से का मैंने स्क्वायर बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रेक्टेंगल है, मान लो ये हिस्सा x है और ये कितना हुआ, 34 - x, ठीक है। और इसमें क्या बना है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वो कंबाइंड एरिया, देखो कंबाइंड एरिया रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इनटू विड्थ, और स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। मान लो मैंने साइड को a मान लिया, मतलब ये इसको मैं मैक्सिमम कराना। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने हैं, 1, 2 और 3, हमें इसको एक वेरिएबल में करना है। वो कैसे करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ लिंक करेंगे। अब लिंक कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से। अब देखो इसका हमें क्या गिवन है, अब देखो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर होगा जी x, ठीक है। तो 2l + 2b ये पेरीमीटर होता है, ये किसके बराबर है, x। अब l की वैल्यू कितनी है, 2b, l की वैल्यू कितनी है, 2b। देखो बहुत ध्यान से करेंगे हम इसको, तो कितना आएगा जी, 4 2 2 4 6b = x, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, x/6। सेम यहाँ पर, अब इसका पैरीमीटर होता है 4a, ये कितने बराबर है, 34 - x के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 34 - x/4। अब तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वहाँ पर फिल कर दो, वो हमारा x में आ गया, तो वहाँ डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, हमारा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पर है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा। इंटीग्रेशन 5 से लेकर 10 नंबर तक की आ सकती है, मतलब किसी भी वो राउंड में आ सकती है, 5 नंबर भी रह सकते हैं और वो 10 नंबर भी हो सकते हैं। इंटीग्रेशन सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है, x की पावर n/n+1, इसमें ऐड होता है n+1/n+1 + c, ठीक है। n जो है -1 नहीं हो सकता, c के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ax + b की पावर n जो है वो ax + b की पावर n+1 / n+1 × a होता है + c, ठीक है। अब ये सारे वो फॉर्मूलाज हैं बच्चे जो डेरिवेटिव से हैं, मतलब इनको फॉर्मूलाज मैं कंसिडर नहीं करता, जब वो डेरिवेटिव से ही आए हैं। देखो के एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, k, तो k की इंटीग्रेशन kx, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x, ex का डेरिवेटिव ex, ex की इंटीग्रेशन ex। cos का डेरिवेटिव कितना होता है, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos, तो cos की इंटीग्रेशन sin। इस तरह से ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं रिवर्स लिखे हुए हैं। जैसे ये देख लो, सेकंड का डेरिवेटिव कितना होता है, secant x tan x, तो secant x tan x की इंटीग्रेशन secant x, तो इनको मैं फॉर्मूलास कंसीडर करता ही नहीं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिए सबसे काम की बात, क्योंकि ना इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास में बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास जो हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला हमें लगाना हो ना, तो x की पावर 1 होनी चाहिए, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, ना फ्रैक्शन में हो सकती है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, cos x का इंटीग्रेशन कितना है, sin x, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं cos 2x की इंटीग्रेशन करूँ, तो वो पता कितनी आएगी, sin 2x डिवाइड बाय 2x का डेरिवेटिव 2 + c, इस तरह से काम करता है। बट अगर मैं यही क्वेश्चन पूरा चेंज कर दूं, यहाँ पर लिखूं cos x², तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी sin x² डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव 2x + c, बट ये गलत है,
क्योंकि इसकी x की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। तो ये प्लीज़ याद रखोगे, ये हर एक फॉर्मूला पर इंप्लीमेंट होता है। और मैं हर एक बच्चे को ये बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन का मेरा स्टार्टिंग देख लो, वन शॉट देख लो, ठीक है, और उसमें माइंड मैप कर लेना। अगर आप वो स्टार्टिंग के सारे फॉर्मूलास और माइंड मैप कर लेते हो तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसी के साथ हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। इसमें 3 टेक्निक्स हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये दोनों तो पक्का पेपर में आने वाले हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पेपर में आने वाला ही है, ये सब जगह यूज होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है, उसके फंक्शन की पावर कितनी है n, तो फंक्शन की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। फंक्शन नीचे पड़ा, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, तो फंक्शन लॉग मॉड फंक्शन। तो ये प्लीज दोनों याद रखोगे रिजल्ट। अब देखो ये है आपके सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास, मतलब कि जो हमने देखो पहले डेरिवेटिव वाले सारे फॉर्मूलास थे, अब ये कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि यहाँ से हमने मतलब कि इंटीग्रेशन के अपने फॉर्मूलास हैं। तो इनको याद कैसे, जैसे tan का लॉग मॉड सीकेंट x, cot का लॉग मॉड sin x, सीकेंट का लॉग मॉड सीकेंट x प्लस tan x, को सीकेंट का लॉग मॉड को सीकेंट x माइनस cot x। अब ये फॉर्मूलास जो हैं मैंने इस तरह से लिखे हैं, इनको इसी तरह से हम याद करेंगे। जैसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है साइन इनवर्स x, तो उसी तरह से 1 से कितना होगा साइन इनवर्स x बाई ए। सेम वे से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है ना, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अब इन दोनों में से मैं एक फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, ये दोनों एक जैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको याद करता हूँ कि 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, मतलब एक्स माइनस ए ऊपर है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है ए आगे तो ए आगे ही रहेगा, तो प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। तो इस तरह से याद कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ऐसे मर्जी आप याद कर लेना। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से हम याद रखेंगे, बाकी जैसे मर्जी कर लेना, फॉर्मुलास हमें याद ही करने पड़ेंगे। अब 3 फॉर्मुलास हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है अकेला ये एक फॉर्मूला। x/2 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 ये सेम लिखा है मैंने, ये सेम लिखा है मैंने, ये सेम लिखा है मैंने। a²/2 a²/2 a²/2, यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए का, ये किसका फॉर्मूला है लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये किसका फॉर्मूला लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से हम फॉर्मूलास जो है वो याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसका क्वेश्चन 100% आपको आने वाला है। इसमें क्या है कि 3 टाइप्स हैं आपकी, अगर ये वाली टाइप है तो इसको हम ऐसे सेपरेट करेंगे, इसमें 3 है तो c बाई भी आ जाएगा, 4 है तो 4 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर डबल, जैसे सिंगल पावर फिर डबल पावर, फिर ये तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर जिसके फैक्टर देखो, इसमें क्या फर्क है, इसमें यहाँ पर होल का स्क्वायर है, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक तो है बट इसके फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिखी है, इसके फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर इसके फैक्टर बनेंगे फिर तो ये फर्स्ट या सेकंड टाइप बन सकती है। तो इसको हम ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो होता है उसकी डिग्री छोटी होती है, अगर वो बड़ी होगी तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो मैंने जस्ट आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, u एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन, ये याद रखोगे। अब इसमें ऑर्डर जो है वो आइलेट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्सपोनेंशियल। मतलब अगर किसी हिसाब से ई एक्स साइन एक्स, मान लो अगर किसी क्वेश्चन में ई एक्स साइन एक्स लिखें तो आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो टी पहले है ई बाद में है, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ इसको, यहाँ पर मैंने जो है सभी टाइप्स को देखो, कुछ मेहनत की है आप सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए मैंने मेहनत की है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली सबको एक जगह पर रखने की कोशिश की है, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है, तो मैंने थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश की। जैसे स्पेशल टाइप्स हैं, तो अगर समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, उसका अंडर रूट है, या क्वाड्रेटिक अकेली आ जाए, या उसका क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर है, तो हम इसको परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर ई एक्स साइन एक्स या ई एक्स कॉस एक्स आता है, इसको हम हमेशा आई सपोज करो, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाओ, फिर से आई ही बनेगा। आपको पता है ये कैसे सॉल्व होगी, इसको याद रखोगे। ये बहुत आजकल इसके क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, बहुत ध्यान से करना है। एफ एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट करते हैं। अब ऑब्वियसली ये डेरिवेटिव है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये अपने आप कट जाएगा, इसका आंसर हमेशा यही आएगा ई एक्स एफ एक्स, ये याद रखोगे। अब ये बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट टाइप है, बट फिर भी मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर ये कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक आपके सामने आती है और नीचे 4 पावर है, फिर 4 फिर स्क्वायर फिर 1, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और x माइनस 1/x को टी पुट करते हैं इसमें, और अगर माइनस है तो x प्लस 1/x को टी पुट करते हैं। इस तरह से हम
जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी आपका माइंड मैप। अगर आपको ये माइंड मैप क्लियर है और आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलास अच्छे से क्लियर है ना, तो आप जो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और इवन इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें मैंने आपको, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप इसकी सेपरेट वीडियो भी देख सकते हो। 99% क्वेश्चन आपके इसी माइंड मैप से सॉल्व होंगे, और उस वीडियो में जाके आप कमेंट सेक्शन में देखना, आपको प्यार से पता लग जाएगा कि बच्चे कितना इसको प्यार दे रहे हैं। पॉलिनोमियल, अगर कभी भी पॉलिनोमियल लिखिए तो वो अलजेब्रिक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, जैसे यहाँ इस तरह से कुछ मिक्स फंक्शन है, तो उसको हम नॉन अलजेब्रिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्वेश्चंस को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जब भी अलजेब्रिक फंक्शन है, हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करेंगे। मतलब अगर न्यूमरेटर ऊपर की डिग्री बड़ी है, नीचे छोटी है, तो हम डिवाइड करेंगे उसको। और अगर ऊपर डिग्री बड़ी है, देखो यहाँ पर अगर ऊपर डिग्री बड़ी है और नीचे छोटी है, हम डिवाइड करते हैं। अगर नीचे डिग्री बड़ी है तो वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, अगर डिग्री बराबर है तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कॉपी करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर नॉन अलजेब्रिक के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चे एंगल चेक करते हैं। इसका हम हमेशा एंगल चेक करेंगे। जैसे ही हमने एंगल चेक कर लिया, वो लीनियर अगर नहीं है, फिर तो बच्चे हमारी बात बन गई, हम उसको टी पुट कर देंगे और इंटीग्रेबल कर देंगे अगर हो गया तो। अगर नहीं हो रहा, फिर से स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अगर वो लीनियर है और इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, इंटीग्रेबल हो गया तो अच्छी बात है, अगर इंटीग्रेबल नहीं हो रहा देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करने के बाद भी अगर तो इंटीग्रेबल हो गया अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो रहा तो वो इंटीग्रेशन में पार्ट से होगा या वो स्पेशल इंटीग्रल होगा, जैसे मैंने आपको पिछली पेज पे स्पेशल टाइप्स के बारे में बताया। अगर आप इस माइंड में आपको देखो, इसकी सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन वाली वीडियो है। अब देखो, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में गाइड करना चाहूँ, देखो मैंने कुछ एफर्ट्स किए थे आपके लिए, यहाँ मैंने लिख रखा है। देखो, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है कि ऊपर डिग्री छोटी नीचे बड़ी है, अब इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बना तो एक्स क्यूब को हम टी पुट कर लेंगे। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 अंडर रूट के बिना भी आ सकता है, तो यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। कई बार क्या होता है ऊपर भी कुछ लिखा होता है, जैसे 2x+4, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे, जैसे इसको लिखेंगे हम +2 इसको सेपरेट कर देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे इसके साथ, इस तरह से कर सकते हैं। कई बार आपको पता है, और आगे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको, ये पार्शियल फ्रैक्शन, अगर यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो भी पार्शियल फ्रैक्शन है, और अगर कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया तो भी पार्शियल फ्रैक्शन है। और पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। कई बार तो ऊपर ये 2x लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा x² + 1 x² + 4, तो हम क्या करेंगे, x² को टी पुट करेंगे, वो डेरिवेटिव बन जाएगा, फर्स्ट टाइप बन जाएगी। और कई बार क्या होगा, इस ऊपर वाली जगह पर क्या होगा, x², और अगर सभी जगह पर x² है तो हम x² को y फिल करके जो है सेपरेट कर देंगे। यहाँ कई बार जो इसमें और कुछ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, 2 - sin x, ठीक है, 4 + sin x, इस तरह से। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नॉन अलजेब्रिक है तो एंगल चेक किए, कुछ नहीं है। अब साइन को टी पुट करो तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप बन जाएगी। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, और मैंने पूरी कोशिश किया कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैसे यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लो, अगर हम fx को ft से, मतलब कि x और t को मतलब कि आपस में चेंज कर लें, मतलब x को पूरा t में चेंज कर दें, तो भी फंक्शन को, अगर फंक्शन सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम लिमिट्स को ऊपर नीचे करेंगे तो माइनस का फर्क पड़ता है। अगर उसके बीच में कोई नंबर है तो हम इसको यहाँ से ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे a से c तक गए, c से b तक गए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होगी कि a + b - x या 0 + a - x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 0 से अगर 2a है, अगर 2a - x, यही प्रॉपर्टी लगाने से इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस लिमिट का कर सकते हैं हम। यहाँ पर 2a है तो इसका हाफ कर दो, 2 को आगे लिख लो। और अगर इसको लगाने से माइनस का फर्क पड़ रहा है, इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 0। ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको पता लग जाएगा, -a to a है तो इसका आंसर डायरेक्टली, अगर f इवन है तो इतना आंसर आएगा, अगर f ऑड है तो इतना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% MCQ के अंदर जो है वो आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट है जी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली पता 5 से 6 नंबर का पेपर में 100% है कि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको मिलने वाला है। इसमें क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप है, अगर हम x एक्सिस के ऊपर एरिया निकालते हैं तो y dx, और अगर हम y एक्सिस के ऊपर एरिया निकालते हैं तो x dy। ठीक है, इसको हम यहाँ पर, ये प्रीफिक्स है मेरे, जो मैंने आपको एरिया निकालने के लिए याद रखने हैं कि अगर एरिया ये वाली स्टेप यूज़ करें लेफ्ट टॉप से, हम लेफ्ट टॉप को यूज़ करेंगे राइट बॉटम। ये आपको क्वेश्चन में मेरे पता लग जाएगा। ये स्पेशल केस है कि अगर x एक्सिस के नीचे एरिया बना हुआ है तो अभी नेगेटिव है, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसको हम मॉड करेंगे, तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है,
देखो नेक्स्ट जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बट हम इसको यहाँ पर बता के चलेंगे। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि आपको ये रफ फिगर्स बनानी है। ये सेंटर एच और के आर के रेडियस, अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ तो कई बार क्या होता है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। सर्कल और एलिप्स में कई बार फर्क होता है कि दोनों स्क्वायर में है, ये भी दोनों स्क्वायर में होते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ पर याद रखोगे कि जूरी ने की एलिप्स की इक्वेशन ऐसी होगी। कई बार पेपर में एलिप्स की इक्वेशन इस तरह से भी आ सकती है। कैसे पहचानोगे ये एलिप्स है कि सर्कल है? आपको पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, तो ये एलिप्स है। एलिप्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। कैसे याद रखोगे? अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो वो हॉरिजॉन्टल है, अगर वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो वो वर्टिकल है। अब पैराबोला की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पैराबोला में क्या होता है? एक स्क्वायर में एक सिंगल पावर में। पैराबोला 4 तरह के होते हैं। यहाँ पर y जो है डबल वैल्यू दे रहा है, y यहाँ पर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर नेगेटिव, तो पैराबोला इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये माइनस है तो पैराबोला इस तरह से बनेगा। यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, x की डबल वैल्यू, यहाँ पर पैराबोला इस तरह से बनेगा। कई बार पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। ध्यान से देखो, हमारा पैराबोला हर बार ओरिजिन से पास कर रहा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि ये भी एक पैराबोला, एक सिंगल पावर में है, एक डबल पावर में है। तो कैसे चेक करोगे? x को 0 फिल कर दो तो y कितना आया? 3, तो 0,3। तो यानी कि हमारा जो पैराबोला ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा। इस तरह से आप याद रखोगे, इस तरह से आप याद रखोगे, मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एरियाज के बारे में गाइड भी करना चाहता हूँ। जैसे ये फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि आपको इस तरह का एरिया कैलकुलेट करना आ सकता है। आपको क्या करना है? लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करना है। लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। हम लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे कि एक्स मान लो 0 से लेकर 2 तक गए हैं, तो इस तरह से अब यहाँ तक का सारा एरिया मिल गया मुझे नीचे वाला। अब और एरिया भी चाहिए, और एरिया के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ सर्कल तक, सर्कल के अलोंग जाएंगे। मतलब सर्कल के अलोंग जाने का मतलब क्या है? सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। मान लो 2 से यहाँ लेके यहाँ पर 4 तक गए हैं, तो इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। इस तरह से चलने की आदत बनाओ, हम चलेंगे हर बार। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ से लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और मुझे सारा एरिया मिल जाएगा। ये फालतू एरिया मिल गया। अब इसको क्या करेंगे? एलिप्स के अलोंग जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, उसको मैं माइनस, जैसे मैं लाइन के अलोंग गया, मान लो मैं माइनस 9 से 8 तक चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? माइनस करूँगा, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जाऊँगा, -9 से लेके 0 तक जाऊँगा एलिप्स के अलोंग। एलिप्स नहीं, सॉरी, पैराबोला। यहाँ पर मैंने क्या बोला? सर्कल बोला कि कुछ बोला, मेरे को याद नहीं है। तो ठीक है, इस तरह से, और इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इस तरह से प्लस या माइनस करना पड़ता है। आगे और सिचुएशन कौन सी है? अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वाई एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना पड़ता है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ पर एरिया लिखेंगे एक्स डी वाई। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स डी वाई। अब यहाँ पर हम किसके अलोंग जाएंगे? हम राइट बॉटम से, राइट बॉटम यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। किसके अलोंग गए? मैं सर्कल के अलोंग गया और यहाँ तक का मुझे सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक। और लास्ट सिचुएशन कौन सी है? लास्ट सिचुएशन है जी आपकी, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। कई बार क्या होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूजन होती है कि ये लाइन है, ये एलिप्स है, ये लाइन है, तो एरिया कौन सा एरिया चाहिए? ये तो आपको पता है ना कि एरिया हमें कौन सा निकालना है। कई बार अब ये एरिया कैसे निकालना है, अब ये एरिया कैसे निकालना है, ये आपको कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको ना x को 0 0 फिल करना है, तो 0 <= 1 आएगा। मतलब जो एलिप्स है हमारा वो ट्रू है, और वह ट्रू तो नीचे को शेड करेगा। अब लाइन में 0 0 फिल करोगे तो कितना आएगा? 0 > 1, जो फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। लाइन अवे कर रही है, ये टूवर्ड्स कर रहा है, तो ये वाला एरिया जो है कंबाइंड एरिया हम शेड करेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से आप बड़ी आसानी से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप बड़ी आसानी से 5 नंबर का पेपर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है जी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ है ऑर्डर, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, इस तरह से, तो इसका ऑर्डर कितना है? सबसे पहले ऑर्डर देखो, ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव? सेकंड ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। और डिग्री, इसी की पावर देखनी है। जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, सबसे बड़े ऑर्डर के पावर, मतलब सबसे बड़े ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है? 1। तो ये हमारी डिग्री है। कई बार हमारी डिग्री नॉट डिफाइंड भी नहीं होती, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव होना चाहिए। मतलब डेरिवेटिव की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो माइनस में नहीं हो सकती, वो साइन के अंदर, लॉग के अंदर, किसी के अंदर नहीं हो सकता।
कुछ काम की बातें। अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ, अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको सैंपल पेपर करवाया था, ओसवाल का अच्छा सैंपल पेपर लाइव सॉल्व करवाया था। उसमें ये क्वेश्चन था कि एक 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो मुझे बता था 4 होंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। ये सभी बातें आपको मतलब पेपर में काम आने वाली हैं। नेक्स्ट है जी वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल वेरिएबल को सेपरेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है आपका होमोजीनियस का। तीसरा मेथड है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तीनों में अपना अपना फर्क है और अपने अपने तरीके हैं कि कहां पर कौन सा मेथड हमें लगाना है। ये हमें वो बताएंगे नहीं, हमें खुद से देखना पड़ेगा। अगर तो देखो वेरिएबल सीधे सीधे सेपरेट हो रहे हैं कि वाई इधर हो गया एक्स इधर हो गया, तो हम उसको वेरिएबल सेपरेशन से कर सकते हैं। बट अगर वो उससे नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो होमोजीनियस से होगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। तो इनको पहचानने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। इसमें कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ये मैंने अपने तरीके से बताया आपको, ठीक है। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, ई एक्स वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो उनके एंगल में एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स लिखा होगा, और उनके हर एक जोन में सेम वेरिएबल होंगे। जैसे वो मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा, वो मैं आपको उसके हर एक जोन में सेम वेरिएबल होंगे, डिनोमिनेटर जरूर होगा। इसको मैं अगले पेज पे बताऊंगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 2 तरह की होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में भी हो सकती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में भी हो सकती है। वो हमें खुद से डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है तो वाई की पावर 1 होनी चाहिए। वाई डेरिवेटिव ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा, मतलब वाई की पावर उसमें 1 होनी चाहिए। वाई किसी भी साइन के अंदर, लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए। सेम अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में है तो वो जो है वो x की पावर जो है 1 होनी चाहिए। x किसी भी साइन लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर मैं आपको पहले माइंड में बता देता हूँ। अगर होमोजीनियस को सॉल्व करना है तो ये हमारा माइंड में, y को v एक्सपोर्ट करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, और x को रिमूव कर दो राइट हैंड साइड से, ठीक है। और सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सेम वे से अगर dx बाई, कई बार कुछ क्या होता है कि आपको dx बाई dy वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये कब होगा? जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, e की पावर x बाई वाई या लॉग के अंदर x बाई वाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप ध्यान रखोगे। ये सभी माइंड मैप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब सेम वे से ये आपके वो बोलते हैं ना लीनियर डिफरेंशियल, इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये उसका सोल्यूशन याद रखना कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y है तो y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन वेक्टर q इंटू वाई एफ, यहाँ पर x इंटू आई एफ q इंटू वाई एफ, ये याद रखोगे प्लीज आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 4 सिचुएशंस दे रहा हूँ। सबसे पहली सिचुएशन देखो, सबसे पहले ऑर्डर की या डिग्री की बात करते हैं। ऑब्वियस बात है, ये क्वेश्चन में कई बच्चे फंसते हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 3dy बाई डी एक्स, उसकी पावर 2, देन डेरिवेटिव इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर हुआ जी 2 और डिग्री कितनी हुई 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ध्यान से देखो इसके कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं बच्चे, इसको ध्यान से अगर लिख के देखोगे, dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, 2 वेरिएबल, डिनोमिनेटर भी है, तो ये होमोजीनियस है। इस तरह के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार बच्चे फंसते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखोगे ना, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको होमोजीनियस तो नहीं लगेगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है। बट अगर थोड़ा इसको सॉर्ट आउट करो तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये ध्यान से देखो, ये कौन सी टाइप है, होमोजीनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको करके ही जाना है, ठीक है, ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। अब देखो ये, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। अब यह ऑब्वियसली बात है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें 1, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम करके देखें तो y की डबल पावर है, तो ये किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dx बाई dy, मतलब ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपको पेपर में किसने बताना नहीं है। सेम वे से इसको देखो, यहाँ पर साइन है, लॉग tan लगा हुआ है, होमोजीनियस तो नहीं है, मतलब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कर सकते हैं। तो ध्यान से देखा मैंने, y सिंगल पावर में, x जो है साइन के अंदर है, इसका मतलब ये y, ये वाली टाइप है। यहाँ पर कौन सी टाइप है, dx बाई डी वाई प्लस अपना पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये कौन सी टाइप है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू आएगा, ये पी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। ये कोई भी क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलने वाला है। आगे हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा, तो ये जो यूनिट आया, ये यूनिट आपका 4th यूनिट आ गया, और ये जो यूनिट है ये आपका 14 मार्क्स का है। और बिलीव मी,
सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें से आपको 14 मार्क्स बड़ी आसानी से आप ले सकते हो। वेक्टर बहुत आसान है। वेक्टर को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड जिसका डायरेक्शन भी हो, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी वेक्टर, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मॉड डाल दो तो उसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड आ जाता है। देखो पोजीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक्स वाई जेड, मतलब वो स्पेस में कहाँ पर खड़ा है, उसका एक्स कितना है, उसका वाई कितना है, उसका जेड कितना है, ठीक है जी। अब उसके बाद जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? सेम। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1, और वो हमेशा क्या बताता है? हमें डायरेक्शन बताता है। को इनिशियल वेक्टर जो जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। पैरेलल वेक्टर जो वेक्टर एक दूसरे के, देखो यहाँ पर फ्री वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज होता है। अगर मैं इन वेक्टर्स को पैरेलल भी बोल सकता हूँ और इसी वेक्टर्स को मैं आपस में कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल सकता हूँ। तो याद रखोगे जब भी वेक्टर्स कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स सेम बात ही है, वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। इक्वल वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब वो डायरेक्शन सेम है। देखो अगर ये वेक्टर है ए, अगर ये एक वेक्टर है और ये क्या होगा उसका? नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन जो है उल्टी है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। नेक्स्ट है जी डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइन को हम लोकेट करने के लिए बहुत से मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हमारी जो वेक्टर है या लाइन जो है, वेक्टर मान लो, चलो वेक्टर मान लो जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस का गामा एंगल बना रहा है, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई आर, कॉस बीटा वाई बाई आर, एन इज कॉस गामा इज इक्वल जेड बाई आर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसका एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में आ सकता है। इसके डेरिवेशन अगर आपको करने हैं तो वो हमारी आप दूसरी वन शॉट में जाके देख सकते हो, या हमारी नोट्स वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से इसके डेरिवेशन भी करवाए, बहुत ईजी हैं। कोई भी, जैसे देखो ये जो ऊपर वाले होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। हम डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस में भी जा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस से डायरेक्शन रेशियोज में भी जा सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल लेंगे हम? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम वे से वाई अपॉन दिस जेड अपॉन दिस, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, इसके क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं। इसको मैं हमेशा आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक बच्चा है, एक मोहल्ले में एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक ये उनकी ट्यूशन है, ठीक है। अब एक बच्चा जो शरारती है वो पहले बाजार में राउंड लगा के फिर यहाँ पर गया, दूसरा बच्चा मोहल्ले सीधा डायरेक्टली अपनी ट्यूशन पर गया, दोनों पहुँचे सेम जगह पर है, मतलब सेम जगह से स्टार्ट हुए थे, ए से बी, पहला बच्चा ए से बी गया फिर बी से सी गया, दूसरा बच्चा डायरेक्टली ए से सी चला गया, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम वे से पैरेललोग्राम में भी यही होता है। हम यहाँ से ए से लेके गए बी तक और यहाँ बी से लेके यहाँ तक गए, तो यहाँ पर ये कितना आ गया? ए से। बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, इसको कुछ करने की नीड नहीं है, आपको इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन आपको पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट आपको ऑब्वियस सी बात है एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं? x1 में x2 ऐड कर दो, y मतलब i में i ऐड कर दो, j में j, k में k। सब्ट्रैक्शन भी सेम, i में से i घटा दो, y में से y घटा दो, j में से j घटा दो, k में से k घटा दो, ठीक है। इस तरह से करना। इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है i का कॉफिशिएंट और j का कॉफिशिएंट और z का कॉफिशिएंट आपस में बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 2x1 2y1 2z1, ठीक है जी। वेक्टर जॉइनिंग, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से बी, क्योंकि ना इसका कंसेप्ट जो है केस स्टडी में भी यूज हो सकता है, किसी भी तरह से ये आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो हम पीछे से माइनस करेंगे, ए बी वेक्टर निकालना है बी से स्टार्ट करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है जी। आगे सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली भी डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बहुत डिटेल में समझें, इतना टाइम जरूर है। जैसे हम इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट सॉरी बीच में है ये पॉइंट, तो n को करो इससे मल्टीप्लाई a से, m को करो इस b से मल्टीप्लाई, m को मैंने b से मल्टीप्लाई। सेक्शन फॉर्मूला में हम ऐसे ही करते हैं। मान लो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है। अब ये m रेशो है, ये n रेशो है, m को करो b से, n को करो a से, डिवाइड बाय m प्लस n, यही करते हैं। और अगर एक्सटर्नली है, अगर बेसिक समझ आते हो तो वन शॉट देख सकते हो, अगर एक्सटर्नली है तो बीच में माइनस डाल दो। जैसे इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ पर अगर n है तो n को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, n a और m को इधर m b, मतलब ये याद रखना कि अगर b आगे रखा है, m आगे रखा है तो नीचे भी m आगे रहेगा, अगर n आगे रखा है तो नीचे भी n आगे रहेगा, और अगर मिड पॉइंट है तो आपको पता है ये a प्लस बी बाई 2। तो ये प्लीज़ याद रखना, इसके कई बार आपको MCQs वगैरह आए हुए हैं, और ये आपको डायरेक्टली MCQ में चाहे ना आए, केस स्टडी में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अब देखो
डॉट और क्रॉस मैंने एक ही पेज पर लिखा है। देखो डॉट क्या होती है, ए डॉट बी, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। क्रॉस क्या होती है, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप, यहाँ पर एन कैप कुछ नहीं होता, यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। जी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट, ए डॉट बी और बी डॉट ई में कोई फर्क नहीं होता, ए डॉट ए मॉड का स्क्वायर होता है, ए डॉट बी 0 है, तो मतलब वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर थीटा 180 है तो ए डॉट बी कितना होगा, माइनस ए मॉड बी मॉड। एंगल निकालने का तरीका है ए डॉट बी अपॉन ए मॉड बी मॉड, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा 3D में भी यूज़ करेंगे। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है 1। आई डॉट जे अगर इसको उल्टा करेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा 0, क्योंकि आई और जे में एंगल कितना होता है 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो इस तरह से ये आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लो, ए डॉट बी प्लस ए, बी प्लस सी कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। लैम्डा को जैसे मर्जी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पर आ जाओ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क होता है कितना, माइनस का, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। ए क्रॉस ए हमेशा कितना होता है 0, कि ए और ए में एंगल कितना होगा 0 और साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर 0 तो वेक्टर्स को हम पैरेलल भी बोल सकते हैं। अगर थीटा 90 है कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसका एंगल कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मॉड बी मॉड। ये कई बार क्या होता है कि एंगल निकालने के बाद वो साइन थीटा की वैल्यू निकालने को बोलते हैं, तो कई बार ये आपको काम दे सकता है। अब देखो यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्योंकि इनमें आपस में एंगल 0 है, साइन 0 0 होता है, ये 0 होता है। बट आई जे कितना होता है या जे के कितना होता है, इसके लिए हम ये सर्कल का यूज़ करते हैं। इसको सर्कल में बना लो, किसी भी सर्कल में बना लो। ठीक है, आपको आई जे और के, आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट कर ऐसे एरो बना लिया, तो पूरे क्वेश्चन में हम यही यूज़ करेंगे। आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आएगी, आगे का के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी जे। ठीक है, और अगर मैं उल्टा चलूंगा, के क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आई। इस तरह से हम करना है। अब यहाँ पर भी सेम है, ए क्रॉस को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लैम्डा को इधर उधर जितना मर्जी लिख सकता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। सेम वे से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इस तरह से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इसके क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर चलें, नेक्स्ट है जी इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। सब कुछ सीख लिया सर जी, ये डॉट है, ये क्रॉस है, यूज़ कैसे करना है। देखो बहुत आसान है, आई को आई के साथ करो, x1 x2 y1 y2 z1 z2, बाकी सबको तो 0 ही बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ए क्रॉस बी कैसे है कि पहले ए लिख लो फिर बी लिख, जिस तरह से ये ऑर्डर लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, आपको आता है। अब ये प्रोजेक्शन को कैसे बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं। ए की बी के ऊपर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ए ऑन बी का वेक्टर प्रोजेक्शन, देखो दो तरह की प्रोजेक्शन है, एक स्केलर एक वेक्टर। वेक्टर में क्या होगा, साथ में डायरेक्शन को मल्टीप्लाई, बी की, देखो बी की डायरेक्शन में हम वेक्टर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, सेम बी ऑन ए आ गया। अगर जहां पर देखो, अगर ए बी की प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर निकालनी है तो वहां पर एंगल कितना होगा 0, ये एमसीक्यू आ सकता है। अगर ए बी की प्रोजेक्शन बी ए के ऊपर निकालनी है, ए बी इधर है बी ए इधर है, तो एंगल कितना होगा 180। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मतलब कि वो क्या है 90 है, तो प्रोजेक्शन कितनी बनेगी 0। ये बातें आपको याद रखनी है बच्चे, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है जी, अब उसी के बाद कर्ण के बाद आ गया जी आपका अर्जुन, मतलब उसी का बड़ा भाई आ गया। मतलब अगर आपको वेक्टर अच्छे से क्लियर है तो 3D में यार बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 3D में एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। कौन कौन सी हैं, देखो 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। एक लाइन को बनाने के लिए एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है x1 y1 z1। और अगर उसी का देखो एक लाइन में से, एक पॉइंट में से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, बट अगर एक पॉइंट में से एक लाइन पास हो रही है और वो एक वेक्टर के पैरेलल है, तो ऐसी एक ही लाइन होगी। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a प्लस लैम्डा m। a क्या है हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, m क्या है हमारा पैरेलल वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन है और ये उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। x1 y1 z1 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, और नीचे क्या है मतलब पैरेलल वेक्टर्स के पॉइंट्स हैं a b c। इनको हम डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं, प्लीज इसको नेम्स को याद रखना। और अगर कहीं हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम उसके में से हम लाइन तो एक ही निकल सकती है, तो वो भी हम लिख सकते हैं a प्लस लैम्डा पैरेलल वेक्टर की जगह पर b माइनस a। ठीक है, अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल कैसे निकालते हैं, देखो दो लाइंस के बीच में, दो लाइंस है, मान लो ये एक लाइन है ये एक लाइन है। ठीक है, अब उनके बीच में मुझे एंगल, ये इसके पैरेलल वेक्टर है ये इसका पैरेलल वेक्टर है, इनके बीच में जो भी एंगल होगा वही
वही इन लाइंस के बीच में एंगल होगा। मतलब यानी कि अगर हम पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लें, ये इसका पैरेलल वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है, m1 डॉट m2 डिवाइड बाई m1 मैग्नीट्यूड m2 मैग्नीट्यूड, ये हमने अभी अभी वेक्टर में सीखा है। तो अगर एंगल निकाल लेंगे वही लाइंस के बीच में एंगल है। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में इसलिए बताया, कई बार इसका रीजन असर्शन में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल जो है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली गिवन हो और उसको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंगल निकालना हो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड इज इक्वल टू कॉस थीटा, कई बार रीजन असर्शन में आपको आ सकता है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ऑब्वियस बात है डॉट उनकी जीरो होगी। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इसका एमसीक्यू हर बार पेपर में आता है। इन तीनों में से एक एमसीक्यू आपको पक्का आ सकता है जी। ठीक है जी, आगे चलो जी। आगे आ गया जी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, शॉर्टेस्ट स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस। वो पेपर में हमें ये नहीं बताएंगे, देखो क्वेश्चन में हमें पैरेलल या स्क्यू लाइंस का नहीं बताया होगा, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला या ये वाला, ये हम खुद से डिसाइड करेंगे। अगर हमारे पास कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे ये एक वेक्टर है 2i + 3j + 6k, और अगर दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से है 4i + 6j + 12k। ध्यान से देखो, इसमें से 2 कॉमन निकाल के ये इसका मल्टीपल बन गया, मतलब ये पैरेलल वेक्टर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर वो पैरेलल वेक्टर नहीं है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ और हिसाब से वेक्टर है, मान लो ये है जी आपका i + 3j + 6k, ये आपस में स्केलर मल्टीपल नहीं है तो स्क्यू लाइंस वाला यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो ऑब्वियसली बात है लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब बच्चे नॉर्मली ये तो बता देंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गया मतलब वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। बट कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो वो कैसे निकालना है। जैसे दो लाइंस को आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से लिख लेना है कार्टेशियन फॉर्म में, = लैम्डा। तो यहाँ से m पॉइंट आ गया, सेम वे से दूसरी लाइन को लिख लो म्यू के इक्वल, इस तरह से 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये जो m और n पॉइंट है ये सेम होने चाहिए। हम क्या करेंगे, हम पहले मान लो हम इन दोनों को सॉल्व कर दो, यार कोई भी दो ले लो, सॉल्व कर दो, और उनकी जो वैल्यू आएंगी वो इसमें पुट कर लो, उसको ना यहाँ पर पुट कर लो। अगर ये ट्रू हो गया तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल के या म्यू की वैल्यू निकाल के हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन। अब उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इमेज वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है, वो एक लाइन से कुछ दूरी पर है, परपेंडिकुलर है, तो हमें सबसे पहले ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालिए, m पॉइंट आ गया, हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm निकाल लेना है। 5 लैम्डा -3 -0, 2 लैम्डा +1 -2, 3 लैम्डा -4 -3, इस तरह से निकाल लेना है। अब आपको पता है ये pm लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन 1 जो है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके वेक्टर्स की डॉट कितनी होगी, 0, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेंथ ऑफ पीएम, ये पॉइंट पता है, लेंथ निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पीएम, ये पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज कैसे निकालते हैं, a + 0 ही ये मिड पॉइंट बनेगा, जितनी दूर ये पॉइंट है उतनी दूर इसकी इमेज बनेगी। a + 0/2 = दिस, b + 2/2 = दिस, इस तरह से हम इमेज भी निकाल सकते हैं जी। ठीक है, और लाइन के अंदर मतलब ये कुछ काम की बातें मैंने लिखी हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मैंने समझा दिया। ये प्लीज़ याद रखना कि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कई बार जानबूझ के क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, हमें लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x - समथिंग डिवाइड, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी लिखा होता है, तो ध्यान से ना, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट हमारा कितना है, 0 0 0। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मतलब ये सब बातें आप ध्यान में रखोगे जी। अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप इस यूनिट में से 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट आपका छोटा सा यूनिट है 5 नंबर का, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ये क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स, जिसको हम डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं। कई बार पेपर में इस तरह का MCQ भी आता है कि एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। अब ऑब्वियसली बात है,
आपको इसके बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने 3 सिचुएशंस लिखी हैं, ये वाली, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है तो इसका पहले ग्राफ पे बना लेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर सॉलिड लाइन है, यहाँ पर डॉटेड लाइन है। ये क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है। जब भी इज इक्वल टू का साइन साथ में होगा तो सॉलिड लाइन बनेगी, जब भी लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो डॉटेड लाइन बनेगी। उसके बाद शेडिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पर हम 0 0 फिल करेंगे। 0 फिल करेंगे तो एक्स और वाई को 0 0 फिल करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ शेड किया, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर 0 0 फिल करोगे तो 0 लेस देन 12 होगा, ये ट्रू आ गया, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। इसको क्या बोलते हैं? हाफ प्लेन कंटेन ओरिजिन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ प्लेन दैट डजंट कंटेन ओरिजिन, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आते हैं। अब यहाँ पर कई बार स्पेशल केस है, इसमें ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आपको पता कौन बड़ा है? x बड़ा है जी। अगर x बड़ा है तो हम x की तरफ शेड करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है। हम टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर ये काम करता है, शेडिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद जी ग्राफिकल मेथड, ऑब्वियसली बात है, इसमें दो तरह के रीजन होते हैं, फिजिबल, इनफिजिबल। फिजिबल में क्या होता है कि कई बार तो ऐसे रीजन जो हमारा जो शेडिंग है वो ऐसे बंद बंद आती है, इसको बाउंडेड बोलते हैं। कई बार ऊपर से खुली होती है, इसको अनबाउंडेड बोलते हैं। और जो भी ये पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो भी शेडिंग के साथ साथ बने हुए हैं। कई बार क्या होगा, ये लाइन इधर को शेड कर रही है, इधर को शेड कर रही है, तो ये नो सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर इसमें बाउंडेड है, अब बाउंडेड है, ये माइंड मैप है प्लीज, ठीक है। अगर बाउंडेड है, ऑब्वियसली बात है, हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू मिलेगी। बट अनबाउंडेड में क्या होगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने हिंदी में आपके लिखा है। अगर मान लो m मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे जो क्योंकि z पर हमें चेक करना होता है ना, हम ये अज्यूम करेंगे कि z जो है उससे भी बड़ा है। तो अगर अब इसकी ऑब्वियसली बात है कि लाइन बनेगी, अगर जब लाइन बनाएंगे, अगर कुछ कॉमन आया उसका शेडिंग एरिया के साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। सेम वे से मिनिमम वैल्यू के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर m छोटा m जो है मिनिमम वैल्यू है, तो हम मानेंगे z की वैल्यू जो उससे भी छोटी है। तो सेम लाइन बनाएंगे, अगर छोटा मतलब कि ये मिनिमम में आया, अगर कुछ कॉमन आया तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। और अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम वैल्यू है। ऑब्वियसली पता है यहाँ पर क्या होगा, नो सोल्यूशन। मुझे पता है कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, जो बच्चे मेरे से पहली बार जुड़े हैं, तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल करके रखी हुई है। तो इससे आपका क्वेश्चन है, तो मैंने इसको ग्राफ पे बना लिया। जैसे मैंने ग्राफ पे बनाया, अब इस पिंक लाइन को मत देखना, ठीक है। मैंने ग्राफ पे बनाया, ये अनबाउंडेड रीजन है। तो यहाँ पर मेरी जो सबसे छोटी वैल्यू आई ना, वो ये वाली आई -300। तो मैंने सोचा कि ये मिनिमम वैल्यू है, बट ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये अनबाउंडेड है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर z को लिखा कि ये 300 से भी -300 से भी छोटा है। तो इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो ये वाली लाइन बन गई, ये आपकी लाइन बन गई। ऑब्वियसली इसको शेड किया तो ये बन गया। अब कॉमन रीजन आ गया, इसका मतलब नो मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पर कॉमन नहीं आता तो मैं बोलता कि -300 ही मिनिमम वैल्यू है। अब इसमें कुछ काम की बातें जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक पॉइंट से ज़्यादा पर हो सकती है, 2 पॉइंट्स पर भी मैक्सिमम हो सकता है, 3 पॉइंट्स पर भी हो सकता है। और अगर किसी कॉर्नर, मान लो आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मान लो जैसे मैंने लिखा हुआ ए और बी, ठीक है, इस पर भी मैक्सिमम वैल्यू है, इस पर भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर सभी जगह पर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और सेम चीज़ जो है आप मिनिमम वैल्यू के लिए भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आगे जी आपकी प्रोबेबिलिटी, लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर, 8 मार्क्स का केस स्टडी 100% कन्फर्म्ड है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बाई बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी इवेंट जो है पहले ही हो चुका है, नीचे वाला इवेंट जो है वो पहले ही हो चुका है। हम हमेशा चेक करेंगे कि हम यहाँ पर इक्विलाइकली इवेंट्स का कंसेप्ट जो है, देखो क्या लिखा है, हम हमेशा चेक करें क्वेश्चन में कि इक्विलाइकली इवेंट्स हैं या नहीं, क्योंकि अगर इक्विलाइकली इवेंट्स नहीं हुए तो हम एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। बहुत से बच्चे जो हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच को क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ते, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने +1 में नहीं पढ़ा, इसलिए +2 में ही मैंने उसको बहुत अच्छे से कवर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आ जाओ, ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिसमें से आपको 1 या 2 MCQ पक्का मिलने वाले हैं जी। A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में डिसजॉइंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन क्या होगी, खाली मतलब 0। तो ये इसका आंसर है। A माइनस B, A में से कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। इसको कैसे याद रखते हैं, A में से कॉमन पोर्शन माइनस कर दो, B माइनस A, B में से कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और A कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1।
ए यूनियन बी बाई एफ अगर इस तरह से भी आए तो ए बाई एफ बी बाई एफ माइनस इंटरसेक्शन बाई एफ, और अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे, मतलब ये कितनी होगी, 0 होगी। अब ये याद रखना है एस बाई एफ और एफ बाई एफ कितना होता है 1। एस क्या होता है सैम्पल स्पेस और एफ क्या होता है आपका कोई भी इवेंट, तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एफ बाई एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। और ये भी याद रखोगे ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ कितना होता है 1 माइनस ई बाई एफ, ई 1 माइनस पी ई बाई एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, बाकी आपको ये रिवीजन चल रही है, बाकी आपको अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। अब देखो पूरी प्रोबेबिलिटी को मैंने एक पेज पे लिखने की कोशिश की है। अगर 2 इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, देखो 2 इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट। देखो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, मान लो यहाँ पर 4 रेड बॉल्स हैं, ऐसा करें इसको मैं आगे अभी समझा ही देता हूँ। 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 ब्लूज हैं, ठीक है, तो टोटल वो 9 होगी। अगर मैं 2 बॉल निकालूं, जैसे मैं रेड निकाली पहले, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9। नेक्स्ट क्या है विद रिप्लेसमेंट है, नेक्स्ट बॉल क्या होगी, नेक्स्ट अब देखो मैंने बॉल निकाली वापस रख दी, नेक्स्ट ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/9, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आएगी प्रोबेबिलिटी, चाहे आप जैसे मर्जी कर लो। इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, बॉल को वापस रख दिया इंडिपेंडेंट, मतलब इनको एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ ई इंटू एफ। ये याद रखोगे प्लीज़, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो बोलते हैं कि चेक करो कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। सेम वे से अगर मैं यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट करूं, जैसे मैं रेड बॉल निकाली 4/9 आएगी ना प्रोबेबिलिटी इसकी। और अगर नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली पता 4/9 है तो एक बॉल तो कम हो गई, अगर एक बॉल कम होगी, अब मेरे पास रेड बॉल कितनी रहेगी 3, तो और ये कितनी रहेगी ब्लू कितनी है इस तरह से। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अफेक्टेड हुई है रेड बॉल के निकलने से, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब है इसका, ई इंटरसेक्शन, ई निकाला पहले रेड बॉल निकाली, रेड के निकलने के बाद फिर ब्लू निकाली, तो प्लीज़ इस बात को याद रखोगे, ठीक है जी। अब देखो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, मुझे पता आपको ये समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, एक ही एग्जांपल से सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। 2 बैग हैं इस तरह से लिखे हुए हैं मैंने। अगर मैं आपको ये बोल दूँ, पहली सिचुएशन बच्चों ये है, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि ये वाला बैग बच्चे सेलेक्ट कर लो और इसमें से रेड बॉल निकाल दो, क्या करोगे, ये वाला बच्चों बैग सेलेक्ट कर लो बी वाला और इसमें से बॉल निकाल दो, तो आपका देखो बैग ए सेलेक्ट किया, मान लो मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया बैग ए सेलेक्ट करो उसमें से बॉल निकाल दो, तो आप क्या करोगे, आप पहले बैग सेलेक्ट करोगे, 1/2 से, ठीक है 2 बैग हैं 1/2 ही आएगा, और उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकालोगे, कितनी आएगी 6/10। ये है जी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बैग सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकाल ली है। नॉर्मली क्वेश्चंस में हमारे पास जो 10th में हमने क्वेश्चंस किए हैं एक ही बैग होता था, उसमें से बॉल निकालनी होती थी, बट अब यहाँ पर 2 बैग्स हैं, ठीक है जी। अब और सिचुएशन देता हूँ आपको मैं। अब देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये क्वेश्चन है मेरा, तो मेरा आपसे ये सवाल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। आपका पहला क्वेश्चन होगा सर किस बैग में से निकालूं, यही क्वेश्चन होगा ना, किस बैग में से निकालूं, तो वही है। पहले हम क्या करेंगे, पहला बैग सेलेक्ट करेंगे उसमें से रेड बॉल निकालेंगे, फिर हम दूसरा बैग सेलेक्ट करेंगे उसमें से बॉल निकालेंगे। ये हो सकता है ना सर जी, मैंने पहला बैग सेलेक्ट किया उसमें से बॉल निकाल ली, सर यहाँ मैं दूसरा बैग सेलेक्ट करूंगा उसमें से बॉल निकाल ली। इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एक ही पेज पर बता रहा हूँ और इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा। थर्ड सिचुएशन देखो, रेड बॉल जो है वो निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग ए में से निकाल ली है। रेड बॉल जो है वो निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग ए में से निकाल ली है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहां पर क्या हो रहा है, रेड बॉल, तो पहले क्या निकालेंगे फेवरेबल केसेस। ये हमारा फेवरेबल केस है कि हमने बैग ए सेलेक्ट किया उसमें से रेड बॉल निकाल ली। टोटल केस क्या होंगे, सर जी बी में से भी तो निकल सकती है, तो टोटल केस क्या हुए हमारे, यही वाले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाले। और अब चेक कर लेना, यही क्वेश्चंस आपको पेपर में आए हुए हैं, कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लो, इसी में से क्वेश्चन आया होगा, ठीक है जी। अब देखो लास्ट में है जी आपका लास्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं होता, सैंपल स्पेस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो रैंडम वेरिएबल होते हैं। पेपर में लिखा होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, तो रैंडम वेरिएबल जिसकी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा है उन्होंने या जिसका मीन बोला है उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में किसी में भी वैल्यू जो है वो आ सकती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रोबेबिलिटी 1 इवेंट की दी हुई है, सेकंड की दी हुई है, उसमें कुछ की वैल्यू दी होगी, कुछ की वैल्यू नहीं दी होगी, के की वैल्यू निकालने को बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी मीन। मीन को कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से या ई एक्स से। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा जी वो आपका। वेरिएंस, ये आजकल वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये किससे डिनोट करते हैं? वेरिएंस को ऐसे सिग्मा एक्स स्क्वायर से। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी आई, या ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब इस तरह से अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता, तो बच्चों यहाँ पर मतलब प्रोबेबिलिटी में से हम 8 मार्क्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप इस तरह से तैयारी कर लेते हो, या इस वीडियो में मैंने पूरे एफर्ट्स की लगाए हैं, और ये पूरा जो कंप्लीट नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये मेरे कंप्लीटली आपके लिए एफर्ट्स हैं। आप चाहो जिन बच्चों को डर लग रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ या कैसे स्टार्ट करूँ, वो हमारी 13 डेज चैलेंज ले सकते हो। 13 दिनों में आपके 13 चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और बहुत अच्छे खासे लेवल पर। इतने अच्छे क्वेश्चंस, PYQs, रीजन असर्शन, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा एक वीडियो से। बस आपको जो है वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको PYQs के अलग से सेशन दिखने हैं चैप्टर वाइज, वो आप देख सकते हो। अगर आपको MCQ अलग से करने हैं, अराउंड 50-50 MCQs के मैंने अलग अलग की जो है वीडियोस बनाई हुई हैं। केस स्टडी की सेपरेट वीडियोस हैं। मॉक सैम्पल पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आपसे ज़्यादा मेहनत तो कई टीचर कर रहे हैं बच्चे, तो इसलिए अगर टीचर्स मेहनत कर सकते हैं बिना किसी वो बोलते हैं ना मोटिव के, आपका तो मोटिव है ना। अगर आप पढ़ोगे तो आपको ही पास होना, किसी और ने पास नहीं होना। आपने ही टॉप करना है, आपने ही फेल होना है। तो इसलिए अपने लिए पढ़ो बच्चे, इसी तरह से मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।